तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम कल 120 तक डिस्कस कर चुके थे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्यूरेट सैम्पलिंग, इनमें से आपका सैम्पलिंग के संदर्भ में क्या चीज सही है, टारगेट पॉपुलेशन, सर्वे, रेंडमनेस या फिर कोटा। अर्जुन ने आंसर कर दिया है, और लोग आंसर करें। यस पवन, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, आप तीनों ने सही आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर है रेंडमनेस। रेंडमनेस का क्या मतलब होता है, रेंडमनेस का मतलब होता है कि सबके पास जो इक्वल चांस हो कि वो सैंपल का हिस्सा बन सके। रेंडमली चीजें होती हैं, ठीक है, रेंडमनेस में क्लियरली सबके पास इक्वल चांस होता है कि वो जो सैंपल है उसका हिस्सा बन पाए, ठीक है। तो सी जो है बिल्कुल सही है आपका, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत अच्छे तीनों, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन योर that each person in the target population has an equal chance of being selected, मतलब जो सैम्पलिंग्स जो होती हैं, कौन सी सैम्पलिंग है जिसमें हर किसी के पास इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल का हिस्सा बन सके। टारगेट पॉपुलेशन में से सब लोग सैंपल का हिस्सा बन सकते, कन्वीनियंस, रैंडम, जजमेंट या फिर स्नोबॉल। हाँ, यस यस, क्लियरली आपकी रैंडम सैम्पलिंग होती है, ठीक है, रैंडम या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे सबके पास इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। पवन, जजमेंटल में होता है कि जब भी जजमेंटल, पहली बात तो ये एक क्या कहते हैं, पहली बात तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है का हिस्सा है जजमेंटल, जो आपने आंसर दिया है, कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं है, बट मैं समझा देती हूँ, ठीक है। जजमेंटल जो दिया है वो एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। दूसरी बात, जब भी हम किसी पर्पस के लिए जब सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है, पर्पस की हमें सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, रॉन्ग टाइप हो गया है मैम, मैं बी देने वाला था, रॉन्ग टाइप हो गया। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, आई नो, बट मैं बता रही हूँ, हाँ जजमेंटल का मतलब जब भी हम पर्पसिव सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। तो आपका भी सही आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं, रॉन्ग टच हो जाता है। अब यहाँ क्या है, द गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो हमारा गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स है वो क्लियरली किस चीज को मेजर करता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, स्किन टेम्परेचर को, स्वेट कंटेंट को, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। यस, पूनम ने आंसर दिया है, और लोग बताइए। गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स है, मतलब जब भी ऐसा होता है, जब भी कोई सिंपैथेटिक या अराउजल वाली स्टेट होती है, ठीक है। बहुत अच्छे अर्जुन, बिल्कुल सही आंसर दिया। ये हमारे इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर करता है, ठीक है। जब भी कोई, जैसे मैंने आपको बोला, कोई अराउजल की सिचुएशन है, जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट हो, ठीक है, तो आप में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो उनमें से क्या एक चेंज होता है कि आपकी जो है स्किन रिस्पॉन्स जो है वो भी, उसमें भी बदलाव आते हैं। जो स्वेट ग्लैंड है उसके द्वारा ये होता है कि आपकी जो स्वेट ग्लैंड है वो एक्टिवेट होती हैं, और आपका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है, ठीक है। जब भी हमारा गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स इंक्रीज होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होती है ना, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है ऑन आर स्किन सरफेस, उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, क्लियरली उसको मेजर करता है। तो अर्जुन बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, ठीक है। पवन ने भी सही दिया है। पूनम, ये स्वेट ग्लैंड्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी होती है, पर जो मेजर है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को किया जाता है, ठीक है, ठीक है। कूल पूनम, समझ आ गया? हाँ बताओ, मुझे क्लियर है, आगे बढ़ूं मैं? ओके ओके, ठीक है। अब पूनम ने एक और क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, एक बार आपको पता हो तो पूनम ने एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट, वो क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डाउट को डाउट नहीं छोड़ते, क्लियर करते हैं। कल ही उन्होंने पूछा था, नहीं ज़्यादा पीछे नहीं था वो क्वेश्चन, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है, मैंने वो मार्क भी कर रखा है। 2 सेकेंड बस वेट कीजिए। हाँ, अरे नहीं, हाँ ये, ठीक है। तो क्लियरली पूनम ने पूछा था कि ये करूगोमन ये कौन है, ये मैम किससे रिलेटेड है, जो करूगोमन, ये जो नाम आप
फर्स्ट ऑप्शन में देख लें, क्लियरली ये आपके साइकोलॉजी के फील्ड से रिलेटेड नहीं है, ये आपके इकोनॉमिक फील्ड से रिलेटेड है। पॉल करुगोमन जो एक इकोनॉमिक्स हैं, मतलब इनको नोबेल प्राइज मिला था 2008 में इकोनॉमिक्स के फील्ड में। इन्होंने जो ट्रेड थ्योरी है उस पर काम किया है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे काम किया है, तो ये क्लियरली जो साइकोलॉजी के फील्ड से नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। अगर ऑप्शन में फिर से अगर ऐसी चीजें पूछी जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 124th क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोबिया इज जनरली कैरेक्टराइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा फोबिया है, जो ये डिसऑर्डर है, किस चीज से कैटेगराइज किया जाता है? पर्सिस्टेंट, सैडनेस, फियरफुलनेस, हाइपर एक्साइटेबिलिटी या हेलुसिनेशन? क्लियरली फियरफुलनेस। ठीक है, अर्जुन और पूनम ने बी दिया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। फियरफुलनेस बिल्कुल सही आंसर है। फोबिया आपका डर, किसी भी स्पेसिफिक चीज से जब आपको एक डर होता है, ठीक है, फोबिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस एंजाइटी ट्रिगर्ड बाय नोन सिचुएशन एंड इफेक्टिव इंटरवेंशन। मतलब आपको जब भी कोई एंजाइटी होती है, ठीक ठीक है, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए जो कि कोई नोन सिचुएशन से हो रही है, तो इफेक्टिव इंटरवेंशन क्या है कि काउंसलिंग प्रोवाइड करें, एक्सपोजर करें, अवॉइड करें सिचुएशन को, ये डायरेक्ट अवेयरनेस। 1 to 5 का बी दिया है अर्जुन ने। यस पूनम, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही अर्जुन, पूनम एंड रमनदीप। एक्सपोजर जो है बिल्कुल सही आंसर है। एक्सपोजर क्यों है कि जैसे अगर अगर आपको प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है तो क्लियरली आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा कि और बहुत सारी ऑडियंस होगी और वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, जिस भी चीज़ से डर लग रहा है उसी चीज़ का एक्सपोजर करा दिया है। ठीक है, ये बहुत मतलब ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको पानी से डर लग रहा है तो पानी में ही डाल देंगे, बहुत देख के, मतलब बहुत ऐसी सिचुएशन में इंटरवेंशन दिया जाता है कि जो आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, हर सिचुएशन में एक्सपोजर टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं। मैम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में भी एक्सपोजर होता है। हाँ एक्सपोजर होता है, बट सिस्टमैटिक में हायरार्कीज होती है। ठीक है, एक्सपोजर क्लियरली ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्या है, रिलैक्सेशन सिखाया जाता है। ठीक है, रिलैक्सेशन के बाद जो जो भी चीज़ एंजाइटी क्रिएट हो कर रही है उसको सोचने के बारे में कहा जाता है। तो रिलैक्सेशन के थ्रू जो एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स है उनको कहीं ना कहीं सॉल्व रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ हायरार्की होती है क्लियरली, डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम विद कंट्रोलिंग एंगर आर फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी आपको एंगर कंट्रोल करनी होती है तो वो किस चीज से रिलेटेड है, कि कौन से लोग हैं जो अपनी एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिनकी हाई सेल्फ स्टीम होती है, लो सेल्फ स्टीम होती है, इनहिबिशन या अवॉइडेंस। problem with controlling anger or frequently associated with आप कुछ पूछ रहे हैं सनी, और नहीं पूछ रहे तो आप अपना माइक जो है ऑफ कर दीजिए। वो मैं क्वेश्चन पर ज़्यादा पता नहीं लगा। हाँ कोई नहीं, तो माइक ऑफ कीजिए। हाँ, 1 to 6 का बी एंड ए। पूनम, पूनम ने बोला हाई सेल्फ स्टीम वाले और अर्जुन कह रहे हैं लो सेल्फ स्टीम वाले। अर्जुन आपने बिल्कुल सही बोला है, जिन लोगों की सेल्फ स्टीम लो होती है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, जो इंफीरियर फील करते हैं, उनको कहीं ना कहीं इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उनको लगता है दूसरे उनसे बेहतर है, तो वो अपने अंदर ही अंदर जो एंगर है ना उसको फिर कंट्रोल नहीं कर पाते, वो फट जाते हैं। देखा है ना आपने, कुछ लोग अननेसेसरी जो है गुस्सा दिखाने लगते हैं, प्रॉब्लम विद कंट्रोलिंग एंगर। ठीक है, वो मतलब अपने जो एंगर है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और वो शो कर देते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लो सेल्फ स्टीम है, वो अपने आप को दूसरों से कम आंक रहे हैं, इंफीरियर फील कर रहे हैं, जिस वजह से वो अपने एंगर इश्यूज जो है उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बी आपका बिल्कुल क्लियर राइट आंसर है। ठीक है, मैम बहुत वो अच्छे क्या है अर्जुन। मैम वो अ, जो गेस्टाल्ट हम्म, थ्योरी है, उसमें कोहलर ने इंसाइट थ्योरी दिया था, ठीक है। तो वो इंसाइट थ्योरी को हम लोग रुको रुको, बिहेवियरलिज्म। हाँ आपने बोला गेस्टाल्ट जो है आपके कोहलर ने नहीं, आपके मैक्स वर्दायमन ने दिया। गेस्टाल्ट जो स्कूल है वो मैक्स वर्दायमन ने दिया, कोहलर ने नहीं दिया। आप बताओ। उसमें मैम तीन साइकोलॉजिस्ट थे, बर्दाइमर, कोहलर और कोपका, ठीक है। तो वो हम्म कोहलर ने जो इंसाइट थ्योरी दिया था, हम्म
तो उसमें जैसे कि उनका थ्योरी का नाम था इनसाइट थ्योरी। तो उसमें उन्होंने भी बिहेवियर पर काम किया है, लेकिन उन्हें उनको बिहेवियरिज्म में क्यों नहीं रखा गया है? जो आप कह रहे हो वोल्फगैंग कोहलर हैं, जिन्होंने इनसाइट थेरेपी दी है, इनसाइट इनसाइट थ्योरी। थ्योरी थ्योरी हाँ सॉरी थ्योरी दी है इनसाइट थ्योरी, कि सडन इनसाइट मिलती है, जो चिंपैंजी क्लियरली सुल्तान की बात कर रहे हैं आप, कि सडनली जो जी जी। सॉल्यूशन है क्लियर हो जाता है, तो उन्हें बिहेवियरिज्म में क्यों नहीं रखा जाता? हाँ, यही सवाल है, उनको क्यों नहीं तो बिहेवियरिज्म में रखा उनको जाता? बिहेवियर, वो गेस्टाल्ट स्कूल से रिलेटेड है, तो उन्हें बिहेवियरिज्म में क्यों रखा जाएगा? बिहेवियरिज्म तो अपना अलग स्कूल है। भले ही मैम उनका बिहेवियरिज्म स्कूल अलग अलग है, लेकिन मान लीजिए कि मेरा कोई एक ब्रांच है, ठीक है, और दूसरे ब्रांच में मैं अपना कॉम्बिनेशन या अटैच का काम करना चाहता हूँ, टाई अप करके। जैसे बहुत सारी ऐसे कंपनियां होती है जो एक दूसरे का टाई अप होती है, उसी तरह उन्होंने भी जब बिहेवियरलिज्म में घुस कर एंट्री कर काम किया है, तो उनको भी तो श्रेय मिलना चाहिए ना, कि ये मतलब भले ही उनका स्कूल कुछ और हो, लेकिन हाँ, लेकिन रिसर्च हमारे फील्ड में किया है। अच्छा, तो ये बताइए मुझे आपकी क्या उन्होंने किया है बिहेवियरिज्म में? इनसाइट लर्निंग तो आपकी गेस्टाल्ट में आती है ना क्लियरली, तो ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन किया है उन्होंने जो उनको श्रेय नहीं दिया गया? जैसे कि उन्होंने भी अपना वो सुल्तान जो सिंपाजी था, उन्होंने ये चीज किया है कि कोई भी जैसे कि मनुष्य और जानवर होता है, अपने कई प्रयासों से कुछ समस्याओं को सॉल्व कर लेता है। जैसे कि तो उसमें ये ये तो दिखाएगा। हाँ, ये तो गेस्टाल्ट स्कूल का पार्ट हो गया ना, तो ये तो बिहेवियरिज्म में नहीं है। बिहेवियरिज्म बिल्कुल अलग है, गेस्टाल्ट अलग है। तो उन्होंने बिहेवियरिज्म में ऐसा क्या कंट्रीब्यूट किया है कि उनको श्रेय दिया जाए? ये तो वैसे तो गेस्टाल्ट स्कूल का पार्ट है ना। वैसे तो उनका ज्यादा डीपली कोई योगदान नहीं रहा है, लेकिन हुँ, फिर भी हुँ, हुँ। अगर समझे कि ये थ्योरी डेवलप की है, तो ये थ्योरी काफी उनका प्रसिद्ध भी है। हाँ, और ये थ्योरी डेवलप की है, पर ये गेस्टाल्ट में क्लियरली ये थ्योरी मेंशन की जाती है, गेस्टाल्ट में उनको श्रेय दिया जाता है, पर बिहेवियरिज्म में श्रेय क्यों दिया जाएगा जब उन्होंने बिहेवियरिज्म में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया? गेस्टाल्ट में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो गेस्टाल्ट में उनको श्रेय दिया जाता है, उनका नाम क्लियरली इनसाइट थेरेपी से, सॉरी थ्योरी से, थेरेपी में क्यों बोल रही हूँ, इनसाइट थ्योरी से एसोसिएट किया जाता है। जब भी सडन इनसाइट होती है या चिंपैंजी, सुल्तान चिंपैंजी की बात की जाती है, तो उनको श्रेय दिया जाता है। पर बिहेवियरिज्म में उनको क्यों दिया जाएगा जब उन्होंने बिहेवियरिज्म में बेटा कुछ किया ही नहीं है? ठीक है, तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग अ पैनिक अटैक विच ऑफ दीज इज कॉमनली एक्सपीरियंस, मतलब जब भी आपका पैनिक अटैक आता है, ठीक है, तो आप ये इनमें से कौन सी चीज आप एक्सपीरियंस करते हैं? पैलिपिटेशन, एपैथी, एनिडोनिया या फिर काम? 1 to 7 का आंसर। हाँ क्लियरली मैं देख पा रही हूँ बहुत लोग सही आंसर कर रहे हैं, बट पैलिपिटेशन बिल्कुल सही, 1 to 7 का ए। हाँ, यस अर्जुन, ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। पैलिपिटेशन, पैलिपिटेशन का क्या मतलब है? रेसिंग द थॉट्स, जब आपके जो मतलब जो आपकी हार्ट बीट है बिल्कुल बढ़ने लगती है, कहीं ना कहीं जो आपकी हार्ट बीट है धक धक बहुत ज्यादा होने लगती है, ठीक है, तो जो भी आपके वो थॉट्स हैं मैम, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। हाँ, ये ऑप्शन बी और सी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, इसका मतलब क्या होगा? एपैथी मतलब मैंने कल भी बताया था, मतलब जब भी आप नो, किसी भी तरीके की एम्पैथी जब आप में नहीं होती, तो उसे हम एपैथी कहते हैं। एनेडेनिया मतलब, एनोडोनिया मतलब लैक ऑफ प्लेजर, ठीक है, ये जब भी आप किसी भी चीज में आनंद या प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं करते, ये आपका क्लियरली एनोडोनिया जो है सिजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स है उनमें देखा जाता है, ठीक है, आपके जो नेगेटिव सिम्टम्स है वहाँ पे, ठीक है, साइकोमोटर में। और कामनेस मतलब आप जब काम रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, ठीक है। पैलिपिटेशन मतलब रेसिंग थॉट्स, या फिर आपकी जो हार्ट बीट है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, धक धक हो रही है, आपका हार्ट जो है पाउंडर कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो कंपन आई होप कंपन करना, आपको, हाँ कंपन करना बोल सकते हैं हाँ उसको, हाँ शरीर में कंपन, या नाक में जो कंपन होता है। हाँ हाँ, जो जिस तरीके से आपको समझ आए, ठीक है। अब्राहम मैस्लो क्या कहते हैं? प्रपोज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, जो अब्राहम मैस्लो वो कौन सी थ्योरी की बात करते हैं? आपके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इडिगो सुपर ईगो, या फिर हायरार्की ऑफ नीड? क्लियरली डी राइट आंसर है, बहुत अच्छे रमनदीप एंड अर्जुन, बिल्कुल सही। हाँ, आपका हायरार्की ऑफ नीड जो है आपके अब्राहम मैस्लो ने दिया, ठीक है, क्लियरली। अब यहाँ पे क्या है? ड्यूरिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट, आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन,
इज सीन इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जब भी हम एरिक एरिक्सन की जो हम साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी देखते हैं तो वहाँ पे आपकी एक स्टेज आती है आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन की, ठीक है। ये हमारी कॉन्फ्लिक्ट कौन सी स्टेज में देखी जाती है, ये कॉन्फ्लिक्ट हम कौन सी स्टेजेस में एक्सपीरियंस करते हैं। क्लियरली अडोलसेंस, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, 1 to 9 का सी दिया है अर्जुन ने। अडोलसेंस बिल्कुल ठीक है। बी इन्फेंसी में, अच्छा पूनम, इन्फेंसी में बेटा आपकी ट्रस्ट मिसट्रस्ट होती है ना, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट आपकी इन्फेंसी में होती है, आपकी एडोलेंस में आपका रोल कंफ्यूजन और आपकी क्या कहते हैं आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन, ठीक है। प्रीनेट, रुकिए, इन्फेंसी प्रीनेटल, इन्फेंसी से होता है, प्रीनेटल तो बच्चा फिर पेट में है ना, ठीक है। यूथ में फिर क्लियरली हमारी वही है कि हम जब क्या कहते हैं लव वाली, या फिर आप अलोन रहेंगे आइसोलेशन में, या फिर आप लव एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर है। राइट आंसर आपका सी है, डॉल्फिन्स। जिन लोगों ने भी सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 सेकेंड। हाँ, विच ऑफ दीज इज अ बेटर प्रोडक्टर ऑफ सक्सेस इन पर्सन। अगर पर्सन को लाइफ में सक्सेस चाहिए तो वो किस चीज़ पे निर्भर होगा? मेंटल एबिलिटी, इमोशनल क्वोशंट, या फिर हमारा लैंग्वेज एबिलिटी या इंटेलिजेंस क्वोशंट? 130 का डी अर्जुन ने दिया है, इमरान ने दिया है, ठीक है, सनी ने दिया है बी। तो देखते हैं क्या आंसर है। जिसने भी बी दिया है, ठीक है, क्लियरली बिल्कुल सही आंसर दिया है, बी बिल्कुल सही है। पूनम बहुत अच्छे, ठीक है, पूनम ने भी बी दिया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको ये बात नहीं बताई है कि जो इमोशनल क्वोशंट होता है क्लियरली वो लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए जो इमोशनल क्वोशंट है वो आपका नेसेसरी होता है कि आप कैसे अपने जो इमोशंस है उनको मैनेज कर पा रहे हैं, कैसे आप रेगुलेट कर पा रहे हैं, कैसे आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस में ही रो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं कि आप अपना दोस्तों के सामने भी आप खुल के रो नहीं पा रहे। तो क्लियरली आप अपने इमोशंस को समझे और उन्हें रेगुलेट करें, कहाँ पे किस तरीके से इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। क्लियरली बी आपका राइट आंसर है। पूनम बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर दिया, और सबने मैम लेकिन इंटेलिजेंस इमोशन, क्वेश्चन दिया, आई डोंट नो। हाँ अब बोलो। मैम इंटेलिजेंस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंटेलिजेंस जो 4 इसमें ऑप्शन दिया है, इंटेलिजेंस तो चार तीनों को कवर कर सकता है। इमोशनल तो मान लीजिए इंटेलिजेंस सही रहेगा तो आपका इमोशनल जो बाउंड्रीज रहेगा दायरे में रहेगा, उसका मतलब वो ऊपर से जो भी एक स्टेबल अनस्टेबल तो होता रहेगा। आप ये पूछना चाह रहे हैं ना कि इंटेलिजेंस क्यों नहीं है, इमोशनल क्यों है, ठीक है। हाँ ये, हाँ, क्योंकि इंटेलिजेंस क्वोशंट जो है वो आपको एकेडमिक्स में आगे बढ़ा सकता है, आप करियर में अच्छा कर सकते हैं, बट आपको अगर लाइफ में अच्छा करना है, मतलब आगे जाके लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो वो आपकी इमोशनल क्वोशंट पे निर्भर होती है कि आप जो सिचुएशन है उसको आप कितना हैंडल कर पाते हैं। सिचुएशन ऐसे कभी कभी लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं पर वो कभी कभी सिचुएशन में हाइपर हो जाते हैं, मतलब ऐसी सीरियस सिचुएशन होती हैं जहाँ पे उनको इमोशनली अपने आप को हैंडल करना है, मैनेज करना है। जब भी बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं या जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, काम रहते हैं और कामली सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वही लाइफ में आगे जाके सक्सेस प्राप्त करते हैं। अकेडमिक्स में आप इंटेलिजेंस के थ्रू अच्छा कर सकते हैं बट लाइफ में सक्सेस इंटेलिजेंस पे नहीं, आपके इमोशनल क्वेश्चन पे ही निर्भर होती है। ये क्लियरली आपको इंटेलिजेंस के चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है कि इमोशनल क्वेश्चन आपका लाइफ में सक्सेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपैरिजन टू इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस आपकी कैपेबिलिटीज होती हैं कि आप कितना स्कूल में अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है, पर वो लाइफ में सक्सेस गारंटी नहीं करती। ऐसा नहीं है कि हर टॉपर जो है आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है या हर एवरेज स्टूडेंट या लो स्कोरिंग बच्चा आज लाइफ में कुछ नहीं कर रहा। जिसने सिचुएशन को ध्यान से सोच समझ के हैंडल कर लिया वो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है, ठीक है। मैम इमोशनल इंटेलिजेंस ये भी बताता है, जैसे अगर डिफाइन करना होगा कि अपने भावनाओं को साथ साथ दूसरे भावनाओं को भी सोचना समझना जानना होता है। हाँ,
तो इसमें उस हिसाब से क्या फिट बैठ रहा है इसका आंसर सही? क्या तो मतलब ये हाँ, आंसर अपने साथ साथ दूसरों की इमोशंस को भी समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। क्लियरली हम कोशिश करते हैं सामने वाले के इमोशंस को भी हम समझें। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द इन्फेंट? इन्फेंट के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट सही है? सोशल एट बर्थ, बहुत सही सोशल रहता है। डिस्गस्ड बिटवीन पीपल, जो कहीं ना कहीं डिस्गस्ट नहीं, शायद डिफरेंशिएट कहना चाहते हैं, लोगों को डिफरेंशिएट कर पाता है, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड होता है, या फिर डिस्गस्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उनको डिफरेंशिएट कर पाता है। डिस्कस नहीं, शायद वो डिफरेंशिएशन कहना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा क्या ही डिस्कस करेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना लोगों को और ऑब्जेक्ट। 131 का क्या क्या दिया है? सी दिया है और ए दिया है। क्लियरली सी जिसने दिया है बिल्कुल सही दिया है। सेल्फ सेंटर्ड जो है, बच्चे जो है बचपन से ही, अगर हम देखें 2 साल की उम्र से, अगर आपने प्री ऑपरेशनल स्टेज देखी होगी प्याजे की, तो वहां पे भी किया क्लियरली बोला गया बच्चे जो है ईगो सेंट्रिक होते हैं। ईगो सेंट्रिक से वो क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो हमेशा चीजों को अपने नजरिए से या अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्लियरली सी राइट आंसर है, ठीक है। और एक यह है सोशल एट बर्थ, बच्चे पैदा होते ही बात करना या इतना इंटरेक्ट करना नहीं शुरू करते अर्जुन, ठीक है। तो वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो अपने नजरिए से चीजों को देखना पसंद करते और मैम हैं। एडोलसेंस एडोलसेंस वाले भी तो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। क्या एडोलसेंस वाले भी तो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आत्म केंद्रित। डॉल्सन्स वाले सेल्फ सेंटर्ड, वो एक स्टेज होती है कि टीनेज की उम्र में जब आपको लगता है कि आप जैसा फील कर रहे हो कोई और वैसा नहीं फील कर पाएगा। बट जो बच्चे हैं क्लियरली बच्चे हैं वो ज्यादा ईगो सेंटरिज्म है उसको एक्सपीरियंस करते हैं, फिर बाद में टीनेज की उम्र में भी वो चीज होती है, ठीक है। तो वो एक फेज है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे, एट विच एज इन ह्यूमन चाइल्ड डज स्पीच लिमिटेशन बिगिन? मतलब कौन सी उम्र में जो बच्चे हैं स्पीच को इमिटेट कर पाते हैं, नॉट लिमिटेशन बट इमिटेशन। कौन सी उम्र से जो बच्चे हैं वो स्पीच को इमिटेट मतलब कॉपी करना, बिहेवियर को, ठीक है, ऑब्जर्व करके क्लियरली हम कॉपी कर पाते हैं। 132 का बी दिया है, ठीक है पूनम। और बताइए, और लोग भी बताइए। 9 मंथ दिया है, 1 ईयर दिया है। बहुत क्लोज हैं आप लोग, कुछ लोग बहुत क्लोज हैं। क्लियरली 8 मंथ है, जो 8 मंथ है, 8 मंथ की उम्र से जो बच्चे हैं वो आपने देखा होगा इमिटेट करने लगते हैं, ठीक है। अगर हम प्री ऑपरेशनल स्टेज की भी बात करें, ठीक है, जो मतलब 8 महीने से जो बच्चे हैं देखने लगते हैं पेरेंट्स के बिहेवियर को और उसको कॉपी करते हैं, कि पेरेंट्स अगर कोई भी एक्सप्रेशन बना रहे हैं तो बच्चे उनको कॉपी करते हैं। फिर बाद में 2 साल की उम्र तक जो बच्चे हैं सिंबॉलिक थिंकिंग करने लगते हैं, लैंग्वेज को डेवलप करने लगते हैं, चीज़ों को सिंबल्स के फॉर्म में समझते हैं। तो 8 मंथ से ये शुरू हो जाता है। तो क्लियर जो हमारा ए है वो राइट आंसर है, ठीक है। ये क्लियर है। और अब हम यस कोशिश मैम। करेंगे कि जिसको भी, हाँ एक और चीज, जिसको भी जो भी डाउट है वो क्लास के एंड में पूछेगा। क्लास के बीच में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो हिंडर होती है। अगर एट अ टाइम पे आपको कोई ऑप्शन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बट अगर कोई आपका ऐसा अलग से डाउट है जो क्वेश्चन से नहीं है तो क्लास के एंड में पूछो, ठीक है। बीच बीच में जो डिस्टर्बेंस है वो सही नहीं होती, दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इंडिविजुअल हु परफॉर्म एन एक्ट बिकॉज ही फाइंड प्लेजर इन इट इज मोटिवेटेड। मतलब जब भी हम कोई चीज करते हैं इस वजह से करते हैं क्योंकि हमें उसमें प्लेजर मिल रहा है, हमें मजा आ रहा है, वी आर एंजॉइंग। तो ये किस वजह से है? अननेचुरली, एक्सट्रेंसिकली भी, एक्सटेंसिकली, एक्सटर्नली या इंट्रेंसिकली। जो मोटिवेशन है वो किस तरीके का मोटिवेशन है? क्लियरली 133 का डी दिया है और इंट्रेंसिकली भी बोला, बिल्कुल सही। जब भी हम प्लेजर या एंजॉयमेंट के लिए कोई चीज करते हैं तो मतलब हम इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड है, मुझे मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, आई लव टीचिंग, तो मैं कहीं ना कहीं इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड हूँ,
ठीक है, या आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, ठीक है। विच ऑफ दीज फॉर्म द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं है, इतना ज़्यादा स्पेसिफिकली नहीं समझा रहा है कि ये क्या पूछना चाह रहा है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सब लिखा है, जो कि मैस्लो की ही थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। तो क्या सवाल है, विच ऑफ दीज फॉर्म द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। इनमें से कौन सी फॉर्म करती है, फॉर्म मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक, जिससे आप कह सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैस्लो की नीड के लिए, जिससे आपकी जो हायरार्की वो आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। जो बेसिक लेवल ऑफ आपकी नीड है, जो बहुत जरूरी है, वो कौन सी। क्लियरली अर्जुन बहुत सही, आपका जो ए है फिजियोलॉजिकल नीड। ये देखो क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं है और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसा नहीं है मैम ये क्या पूछ लिया, ऐसा क्या होगा, एग्जाम में भी ऐसे आएंगे, वहां पे आप ये नहीं कर सकते कि मैम ये क्या, मतलब कभी कभी होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो क्लियरली नहीं समझ आता क्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी हमारी बेसिक लेवल ऑफ नीड है, जिससे हमारी जो हायरार्की है वो फॉर्म होती है। तो बेसिक लेवल हमारी जो सर्वाइवल रिलेटेड है वो फिजियोलॉजिकल नीड है और हमारी सेफ्टी नीड है, ठीक है। यहाँ पे हम फिजियोलॉजिकल जो है हमारी सबसे पहले है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है, बॉटम से टॉप पे हम जाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टॉप लेवल पे होती है। फिर हमारी अगर मैं एस्टीम नीड की बात करूँ तो एक साइकोलॉजिकल नीड है, ठीक है। बिलोंगिंगनेस नीड की बात करूँ तो वो भी एक साइकोलॉजिकल नीड है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपकी सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए है। तो हमारी हाईएस्ट ये टॉप पे आती है और ये बॉटम पे आती है। तो हमारा जो एक वो राइट आंसर है, जो एक बेस फॉर्म करता है, एक सर्वाइवल रिलेटेड नीड यहाँ पे हमारी आती है, ठीक है। हाँ, फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुड मोटिवेशन रिक्वायर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर। लर्नर जो है उसके पार्ट पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दिस फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल में ये फॉल होता है, मेंटेनिंग इंटरेस्ट, active participation in learning, definiteness of goal and purpose, employing proper method and devices. 134 का 134 नहीं है, ए दिया है, 135 का सी भी दिया है, ए भी दिया है, ए दिया है, सी दिया है, दोनों ही ठीक नहीं है। और बताइए, बी दिया है। यहाँ पे जब क्लियरली लिखा है कि गुड मोटिवेशन क्या होता है कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर, कि लर्नर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे लर्निंग प्रोसेस में। जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तभी आपका कहीं ना कहीं एक अच्छा मोटिवेशन जो है आपका ये कहलाएगा कि जब हम एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। और एक्टिवली इन्वॉल्व हम कब होते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग या फिर प्लेजर जिससे हमें डिराइव होता है, इंजॉय करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग। इनमें से कौन सी आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग है, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्क्रीट, क्लियर और क्रिएटिव। सबसे सिंपल, जहां आपको बिल्कुल इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 136 का बी दिया है अर्जुन ने, बिल्कुल सही है, ठीक है। बी क्यों है, कॉन्क्रीट आपकी क्यों है, कॉन्क्रीट बेटा इसलिए क्योंकि चीजों को आप क्लियरली टच करके फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चेयर है, आपको सामने दिखाई दे रही है, चेयर रखी है तो चेयर है, कॉन्क्रीट है, क्लियरली आप देख सकते हैं। इसमें ज्यादा आपको दिमाग, कॉन्सेप्चुअल आपको बहुत सोचना है, बहुत दिमाग लगाना है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा है, सिंपल आपकी क्या है, कॉन्क्रीट है, ठीक है। वो कॉमोडिटी जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं। कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर है तो कोई इशू नहीं है, पर आपका जो बी है वो राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। एक जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी। बताइए। 137 का डी दिया है पूनम ने, अर्जुन ने एंड पवन ने। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही है, सब्जेक्टिविटी नहीं होता। रिलायबिलिटी मतलब आपका टेस्ट कितना रिलायबल है, मतलब स्कोर्स में कितनी कंसिस्टेंसी है। क्लियरली रिलायबिलिटी आपकी कंसिस्टेंसी की बात करता है इन स्कोर्स में कितनी कंसिस्टेंसी है। वैलिडिटी मतलब कितना वैलिड है, एक्यूरेटली मेजर करता है व्हाट इट
मेंट टू मेजर, मतलब जो भी कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए बना है, जैसे इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए बना है, तो कितना एक्यूरेटली इंटेलिजेंस को मेजर करता है, कहीं क्रिएटिविटी को तो मेजर नहीं करना, तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब मैं टेस्ट करूं, आप टेस्ट करें, कोई थर्ड पर्सन टेस्ट करे, जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा, ठीक है। प्रोमिनेंट ऑफ बिहेवियरिस्ट थ्योरी, इनमें से आपके जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, जो बिहेवियरल थ्योरी है, क्लियरली इनमें से कौन से प्रोमिनेंट बिहेवियरिस्टिक थ्योरी से रिलेटेड है? फ्रॉइड, शेल्डम, थॉर्नडाई या एल्फ्रेड एडलर? 138 का सी, अर्जुन ने भी सी दिया है, देखते हैं। पूनम ने भी सी दिया है, बिल्कुल सही, थॉर्नडाई। थॉर्नडाई ने क्या दिए हैं? 3 लॉज दिए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। क्या क्या दिया है? लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये मैम तीनों प्राइमरी नियम में लॉ ऑफ आएगा। प्रैक्टिस। क्या? प्राइमरी लॉ में ये तीनों आएगा ना। थॉर्नडाइक ने जो अपना नियम बताए ये हैं, भी, टोटल 2 नियम बताए हैं, प्राइमरी और हाँ, सेकेंडरी। प्राइमरी में ये 3 आते हैं, सेकेंडरी में 5 आते हैं का। आपको अभी सिर्फ इन्हीं पे ध्यान देना है, प्राइमरी सेकेंडरी पे नहीं, ये 3 नियम दिए, ये 3 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो आपका बिहेवियरिज्म जो स्कूल है, वो क्लियरली आपके कौन से नियम पे निर्भर होता है? आपके लॉ ऑफ इफेक्ट पे। लॉ ऑफ इफेक्ट पे आपकी जो बीएफ स्कैनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो दी है, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट पे ही हमारी जो बीएफ स्कैनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जिसे भी बोलते हैं, वो उसी पे निर्भर है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या? रिस्पेक्ट फॉर अ क्लाइंट राइट टू बी सेल्फ गवर्निंग इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच ऑफ द एथिकल प्रिंसिपल, मतलब जो रिस्पेक्ट करना क्लाइंट के राइट को, कि वो सेल्फ गवर्नेंस मतलब अपने अकॉर्डिंग चीजों को कर सके, तो ये कौन से एथिकल प्रिंसिपल में आएगा? फिडेलिटी, ऑटोनॉमी, जस्टिस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। 139 का बी दिया है, हाँ। ऑटोनॉमी दिया है रमनदीप ने, क्लियरली 139 का बी, अर्जुन बिल्कुल सही है, ठीक है, और रमनदीप भी बिल्कुल ठीक है। ऑटोनॉमी क्या बोलती है? कि अपने डिसीजन, ठीक है, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकूं, ठीक है। माइक अपना म्यूट करो, ठीक है। ऑटोनॉमी क्लियरली क्या कहती है? कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकूं, कि मुझे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना है कि नहीं बनना है। अगर मैं बीच में एक्सपेरिमेंट छोड़ना चाहती हूँ, मैं क्लाइंट हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट अगर बीच में छोड़ना चाहती हूँ तो मेरी मर्जी है, ठीक है। तो ऑटोनॉमी जो डिसीजन मेकिंग है, मैं खुद से कर सकती हूँ कि मुझे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना है, नहीं बनना है, कब छोड़ना है, कब नहीं छोड़ना है, ये मेरे पे निर्भर है। The principle of non-maleficence most appropriately fit which of the following scenario? किस सिनेरियो में ये फिट होता है? ये पहला इसके लिए ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन क्या बोला? मैं चल, मैम हाँ, 149 का वो ऑप्शन एक, थोड़े उसके बारे में बताइए, इसका मतलब क्या होगा? 145 नहीं है, 139 है। 39 का ही। 139 में, हाँ, 139 में फिडेलिटी की बात की जाती है। फिडेलिटी मतलब आप कितने ज़्यादा मतलब ट्रू हैं अपने काम को लेकर, ठीक है, कितने आप फिडेलिटी, और कितने आप जो मोरल कंडक्ट है, जो अपने इथिकल कंडक्ट है, उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने आप सही तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, फिडेलिटी को आप मेंटेन कर रहे हैं, ट्रूथनेस को आप मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नॉन मैनिफेसेंस। जो नॉन, इनमें से कौन सा आपका नॉन मैनिफेसेंस से रिलेटेड है? पहली बात, मैं ये पहला ऑप्शन ठीक करती हूँ, इस पे लिखा है चैलेंजिंग मेल प्रैक्टिस इन अनदर काउंसिल। यहाँ पे मेल प्रैक्टिस है, नॉट मेल, ठीक है, ये मेल प्रैक्टिस है इन अनदर काउंसिल। तो यहाँ पे फिर सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, डिस्क्लोजिंग, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, प्रोवाइड करना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसर्न, ठीक है, कि कंसर्न लेने के बाद फिर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज कर दी, या फिर अपोजिंग मैनिपुलेशन ऑफ क्लाइंट अगेंस्ट देयर विल, मतलब उनको मैनिपुलेट करना उनके विल के विरुद्ध। तो इनमें से कौन सा आपका नॉन मैनिफेसेंट से रिलेटेड है? ऑप्शन ए को मैं एक्सप्लेन करूँगी। ऑप्शन ये आपका क्लियरली पूरा कह रहा है कि चैलेंज करना अनदर काउंसलर को, दूसरा जो काउंसलर है जो मेल प्रैक्टिस कर रहा है, कोई गलत प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको चैलेंज करना, उसको रोकना, स्टॉपिंग हिम टू नॉट टू डू। आई होप मैंने ए ऑप्शन क्लियर किया होगा पूनम। यस यस, बिल्कुल सही।
यस, पवन बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आगे और लोग बताइए। यस रमनदीप। अब यहाँ पे क्या आंसर है क्लियरली? क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई, एक्सप्लेन करिए। मैं बताती हूँ, रुको, पहले कंप्लीट करने दिया करो, फिर बीच में इंटरप्ट मत किया करो, ठीक है? अब नॉन मैनिफेसेंस क्या बोलता है क्लियरली? जब हम सामने वाला जो हमारा क्लाइंट है उसको जब हम हार्म ना करें, डू नॉट हार्म द अदर पर्सन। इसका मतलब क्या है? डू नॉट हार्म द अदर पर्सन। जो अदर पर्सन है, सामने हमारे जो क्लाइंट है, उसको हार्म नहीं करना। जब हम अपने फायदे के लिए सामने वाले इंसान का इस्तेमाल करते हैं, उससे अपना कहीं ना कहीं मतलब निकालते हैं या उसको हार्म करते हैं, तो यहाँ पे क्या, चैलेंजिंग द मेल प्रैक्टिस ऑफ अनदर काउंसलर, कि हमारा जो अनदर काउंसलर है वो कहीं ना कहीं मेल प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी स्टडी के लिए, अपनी रिसर्च के लिए क्लाइंट का इस्तेमाल कर रहा है, उसको हार्म कर रहा है, तो हम उसको रोकें कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर अगर हम उसको नहीं रोकेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी उस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, हमारा भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। तो क्लियरली चैलेंज करना मेल प्रैक्टिस इन अदर काउंसलर। कोई भी अदर काउंसलर है वो किसी को भी हार्म कर रहा है, किसी भी पार्टिसिपेंट को हार्म कर रहा है, किसी भी एनिमल को हार्म कर रहा है, या फिर किसी तरीके से अपनी रिसर्च स्टडी के लिए उनका फायदा उठा रहा है, तो हम उसको रोकेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? ऑप्शन ए क्लियर है? आंसर क्लियर है कि नहीं मुझे बताओ साहब। समझ आया क्या कहना चाहते हैं? जी मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, आप बता सकते हैं आप लोग। क्लियर है मैम। ठीक है, ओके, क्लियर। ओके ओके पवन, ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं फीडबैक के लिए, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं द अनकॉन्शियस रिवाइवल ऑफ पास्ट साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस विद ऑब्जेक्ट एंड अदर पर्सन सच एज फिगर ऑफ अथॉरिटी। मतलब अनकॉन्शियसली जो चीज़ आपने कोई सप्रेस करी, कोई पास्ट की चीज़, कोई पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई ऐसी दुर्घटना हुई हो जो आपने दबा दी, अपने अंदर सप्रेस कर दी, तो क्लियरली आप जब वो आप उसको रिट्राइव करते हैं, ये रिवाइवल होता है उस चीज़ का, ठीक है? द अदर पर्सन सच एज फिगर ऑफ अथॉरिटी, जैसे आपके पेरेंट हैं, ठीक है, या फिर मदर के टूवर्ड्स गुस्सा था, रिजेंटमेंट, हेटरेट, मतलब गुस्सा, नफरत भरी हुई थी मदर को लेके, फादर को लेके। बचपन में उन्होंने जो प्यार आप डिजर्व करते थे, जो केयर आप डिजर्व करते थे, आपको नहीं दिया। तो जब आप उसको कहीं ना कहीं रिवील कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या क्या होता है? ट्रांसफेरेंस, काउंटर ट्रांसफेरेंस, फोस्टरिंग सेल्फ नॉलेज, या फिर हिप्नोसिस। 141 का कोई सी दे रहा है और किसी ने डी भी दिया है। चलिए देखते हैं। जिसने भी डी दिया है, देखो हिप्नोसिस जो है, पहले जब फ्रॉइड थे, शुरुआत में उन्होंने हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया, पर हिप्नोसिस इतना ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं, तो हिप्नोसिस का इस्तेमाल बंद किया, क्योंकि हिप्नोसिस के इस्तेमाल से सिम्टम्स फिर से आ जा रहे हैं। ठीक है, ये ट्रांसफरेंस है। क्लियरली ट्रांसफरेंस में क्या कहा जाता है कि हमारी जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग है, वो हम बचपन में अगर कोई अथॉरिटी फिगर था, पेरेंट के टूवर्ड थी, या किसी टीचर के टूवर्ड थी, तो उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफरेंस के प्रोसेस में हम जो सामने काउंसलर है उस पर एट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रांसफर करते हैं टू द काउंसलर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ट्रांसफर क्लियरली है जब हम पॉजिटिव फीलिंग्स एट्रीब्यूट करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं टूवर्ड्स द काउंसलर, की लव की भावना, कभी बचपन में किसी टीचर को लेके क्रश, किसी लड़की को लेके क्रश या लड़के को लेके क्रश था, हम कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो वो फीलिंग्स हम काउंसलर पे एक्सप्रेस करते हैं। तो क्लियरली लव की फीलिंग, ठीक है, या एडमायर करने की फीलिंग, ठीक है। नेगेटिव ट्रांसफरेंस में हेटरेट, गुस्सा, नफरत की जो फीलिंग्स है, जैसे पेरेंट्स या अथॉरिटी फिगर पे होगी, तो वो काउंसलर पे प्रोजेक्ट की जाती है। तो क्लियरली यहाँ पे ट्रांसफरेंस होता है। काउंटर ट्रांसफरेंस आपका क्या होता है? काउंटर ट्रांसफरेंस की बात करूँ तो आपका जब ये सही चीज नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए, काउंटर ट्रांसफरेंस इज नॉट द गुड थिंग, ये नहीं होनी चाहिए। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि आपका जो काउंसलर है वो भी काउंटर बैक करता है, मतलब जो फीलिंग्स आपका जो क्लाइंट है वो प्रोजेक्ट कर रहा है। जैसे सपोज कीजिए मदर है, मदर पे गुस्सा कर रहा है कि आपने मुझे प्यार नहीं किया, हमेशा क्रिटिसाइज किया, हमेशा कंपेयर किया, मुझे हमेशा कम आका आपने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्लाइंट भी रिस्पॉन्ड करने लगेगा, वो भी मदर की तरह बिहेव करने लगेगा, जो कि नहीं करना है, जो कहीं ना कहीं हमारे ट्रांसफरेंस को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
व्हेन अ काउंसलर इज लिसनिंग फॉर मीनिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज, जब भी काउंसलर मीनिंग किसी चीज के मतलब को समझने के लिए सुनता है तो वो किस तरीके की लिसनिंग होती है, एप्रिसेप्टिव, एप्रिसिएटिव, पैसिव, एवोल्यूशन या एक्टिव। आई होप क्लियर होगा, नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं आप। फ्रॉइड की थ्योरी से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। डी दिया है, हाँ बहुत लोगों ने डी और एक्टिव लिसनिंग बोली है, बिल्कुल सही। एक्टिव लिसनिंग में सिर्फ सुनना नहीं होता, आप जो चीजें हैं उनका मतलब भी समझने की कोशिश करें कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो सिर्फ सुनना नहीं है, आपको मतलब भी समझना है। इन विच of the following type of question would you expect to gather lot of information, आपके कौन से ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते हैं। क्लोज एंडेड, structured, sorry, open question, semi structured question। क्लियरली जो है ओपन सही है। हाँ बहुत लोगों ने सी आंसर दिया, वेरी गुड अर्जुन, इमरान एंड पूनम। ओपन क्वेश्चंस आपके क्लियरली अच्छे होते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो ग्रैस्प कर पाते हैं, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेसेट ऑफ बीइंग आ चाइल्ड काउंसलर इज हैविंग द एबिलिटी, मतलब जब भी आप मतलब चाइल्ड काउंसलर होने की एक जो फैसेट, एक एबिलिटी आप पे जो होनी चाहिए, कौन सी एबिलिटी आप पे होनी चाहिए। स्पीक असर्टिवली, आप असर्टिवली बोल सकें। अटेंटिवली लिसन, सुने आप। यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या इंटरप्ट करें फ्रिक्वेंटली टू गेन द मोर इन्फॉर्मेशन। वन फोर फोर का ए दिया है अर्जुन ने, और फिर और लोग भी बताइए। 144 का बी दिया है इमरान ने, ठीक है। इमरान बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, बी आपका क्लियरली राइट आंसर है। इसमें भी आपको ध्यान से सुनना होता है, ठीक है। छोटे बच्चे जो है ना वो क्या चाहते हैं, अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूँ, वो चाहते हैं कोई हमारी बातों को सुने, ठीक है। बच्चों को सुना नहीं जाता है, पेरेंट्स भी उनके डाउट जो हैं क्लियर नहीं करते, उनको क्लियरली कोई सुनता नहीं, तो बच्चे चाहते हैं उनको सुना जाए। और सुनने से कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, भरोसा आप जो है वो डेवलप कर पाते हैं, इमोशंस आप उन समझ पाते हैं। बच्चा बातों ही बातों में बहुत ऐसी बातें बोल देता है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं बड़े लोग नहीं एक्सप्रेस कर पाते। तो हमारा जो फोकस है वो अटेंटिवली सुनना, ठीक है। आगे है हेल्पिंग द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई एंड वर्क ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर द वेरियस प्रॉब्लम प्रेजेंटेड, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने प्रेजेंटेड है और उनमें से आपको किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर आपको ध्यान देना है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीटनेस, लिसनिंग, एम्पैथी, एक्सेप्टेंस। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उन बहुत सारी में से सिर्फ आपको एक पे ध्यान देना है। क्लियरली, हाँ, यस, कॉन्क्रीटनेस बिल्कुल सही आंसर है, हाँ। रमनदीप बिल्कुल सही, और लोग भी बताइए। 145 का ए दिया है पूनम ने, बहुत अच्छे पूनम, बिल्कुल सही, ठीक है। कॉन्क्रीटनेस क्लियरली आपका सही आंसर है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम में से हम जो एक चीज है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। 145 का ए, यस इमरान, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द काउंसलर वर्ड आर रीअश्योरिंग, आपका जो काउंसलर है वो रीअश्योर कर रहा है सब सही हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, बट नॉन वर्बल इंडिकेट टेंशन, इस चीज को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेंस, कॉन्क्रीटनेस, इनकॉन्ग्रेंस, जेन्युइननेस, क्या कहेंगे। 146 का सी दिया है, बिल्कुल सही पूनम, बहुत अच्छे। रमनदीप बिल्कुल ठीक, इनकॉन्ग्रेंस, क्लियरली जो आपका काउंसलर है वो इनकॉन्ग्रेंस ही दिखा रहा है अपने बिहेवियर में, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो अलग है और उसके जो नॉन वर्बल जो क्यूज वो दे रहा है वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे फोकस किया जाता है कि जो आपका काउंसलर है वो कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, जो वो बोल रहा है और जो वो एक्सप्रेस कर रहा है क्लियरली उसमें एक मैचिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिसमैच क्लियरली मतलब इनकॉन्ग्रेंस जो है वो शो की जा रही है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉम्पोनेंट ऑफ वर्ल्ड ऑफ वर्क इंफॉर्मेशन हैज बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव इन, जहाँ पे जो हमारा काम की जो दुनिया है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है काम से रिलेटेड होती है, तो वो कौन सी काउंसलिंग होती है, बताइए। यस, 147 का बी दिया है इमरान ने, ठीक है, देखते हैं हम। पूनम ने भी दिया है और अर्जुन ने भी दिया है, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जिन लोगों ने बी लिखा है और करियर काउंसलिंग लिखा है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइल काउंसलिंग अ चाइल्ड, जब भी एक बच्चे को आप काउंसलिंग दे रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज बेटर फॉर द काउंसलर, ये काउंसलर के लिए बेटर रहता है कि वो क्लोज क्वेश्चंस पूछे, टॉक मोर टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड, टॉक मोर ज़्यादा बात करें कि बच्चे को समझ आए। अब ये टॉप से क्या कहना चाह रहे हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं फिगर आउट कर पा रही। अवॉइड आई कॉन्टैक्ट और यूज मोर ओपन क्वेश्चंस। तो बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या क्लियरली आंसर हो सकता है। टॉक ही लिखा होगा, टॉक मोर चाइल्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड। वन 148 का मुझे दिख रहा है डी दिया है इमरान ने, और फिर रमनदीप ने दिया है, ठीक है। क्लियरली जो है डी आपका राइट आंसर है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए जो बच्चा क्लियरली एक्सप्लेन कर पाए क्या चीज़ें थी, कैसे थी, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर होते हैं बच्चों के लिए। बी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बार बार आप ही बात करेंगे तो बच्चे की बात कहाँ से सुन पाएंगे, ठीक है। पहली बात तो किसी को इंटरप्ट नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं है काउंसलिंग, जैसे काउंसलिंग में क्लियरली होता है कि बार बार आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, आप कोशिश करेंगे कि आप चुप रहें, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है, क्योंकि अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो सामने वाला बोल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये होता है कि ज़्यादा बात नहीं की जाती, एक्टिव लिसनिंग इसलिए एम्फेसाइज किया जाता है कि आप बोले कम और सुने ज़्यादा, ठीक है, तभी आप सामने वाले इंसान को समझ पाएंगे, ठीक है। तो ओपन क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियरली ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो आई होप क्लियर होगा अर्जुन को, ठीक है। आई थिंक अर्जुन ने बी बोला था, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेस वैलिडिटी इज कंसर्न विद वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किससे आपकी जो फेस वैलिडिटी है किससे रिलेटेड है, रेलेवेंस, कंस्ट्रक्ट, कंटेंट, या फिर आपका डाइवर्जेंस। बी बोला जा रहा है, कंटेंट भी बोला जा रहा है, ओके ओके, कंटेंट भी बोला जा रहा है, बी भी बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं। पहली बात तो यहाँ पे फेस वैलिडिटी लिखा है, ठीक है, तो जो भी बी बोल रहे हैं कंस्ट्रक्ट और कंटेंट। अब मुझे एक बात बता दो जरा कि फेस वैलिडिटी में कौन सा कंटेंट होता है या कौन सा कंस्ट्रक्ट हम देखते हैं, मतलब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, सुनो मेरी बात, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में क्लियरली आपकी अलग चीज़ है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की जब भी हम बात करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, डाइवर्जेंट ऑन और कन्वर्जेंट, दो टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी की बात करते हैं तो कंटेंट मतलब सारा कंटेंट इन्वॉल्व करना, यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सली उस कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से डिफाइन किया जाता है सारे एस्पेक्ट को इन्वॉल्व करना, इन्वॉल्विंग ऑल द एस्पेक्ट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। मुझे नहीं समझ आ रहा, जिसने क्लास देखी और वो फेस वैलिडिटी को कंस्ट्रक्ट और कंटेंट में बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये क्लियरली मैंने रिलेवेंस बताया है, मतलब अपीयर्स टू, जो फेस वैलिडिटी क्लियरली क्या बोलता है, सबसे पहली बात तो वीक वैलिडिटी होती है, और इसमें क्या बोला जाता है कि आपका टेस्ट दिखने में कैसा है, अपीयर्स टू, रिलेवेंस देखी जाती है, जो सुपीरियर सॉरी जो आपके सुपरफिशियल फैक्टर्स हैं उन पे ध्यान दिया जाता है। किस पे ध्यान दिया जाता है, सुपरफिशियल फैक्टर, सुपरफिशियल फैक्टर्स, ठीक है, जो ऊपरी ऊपरी जो चीजें होती हैं उन पे ध्यान दिया जाता है, ये अंदर तक नहीं जाया जाता, तो सबसे इसलिए इसे वीक भी कहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो क्लियरली आपका जो है ए राइट आंसर है, वेरी गुड इमरान, ठीक है, रेलेवेंस आप बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें देखो, मैं वैसे नहीं डांटती, पर इन चीजों पे मुझे गुस्सा आता है, इन चीजों पे मैं डांटती हूँ। क्यों मैं डांटती हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज है, और ये चीजें में अगर आप गड़बड़ कर रहे हो तो आप फिर रिविजन नहीं कर,
फिर आपकी जो कहीं ना कहीं कमी है दिख रही है, ठीक है। आप मुश्किल क्वेश्चन गड़बड़ करते हो, सवाल समझ नहीं आ रहा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये सब चीज़ें फिर भी मैं समझती हूँ, पर आप बहुत इजी सवाल गलत करते हो, वो चीज़ें मैं नहीं समझती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत आसान था, ये तो आपको गलत नहीं करना चाहिए। गलती से गलत हो गया अलग चीज़ है, पर आपको ये नहीं पता, वो सही चीज़ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप इन कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, कि जब भी आप कॉग्निटिव प्रोसेसिंग करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, फोकस, अटेंशन, परसेप्शन या सेंसिएशन। वन 150 का डी दिया है पूनम ने। यस यस पूनम। आगे और लोग बताओ। सेंसिएशन, क्लियरली बिल्कुल सही आंसर है पूनम और रमनदीप, बिल्कुल ठीक है। सेंसिएशन आपका क्यों सही आंसर है, क्योंकि पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेंस किया जाता है, सेंस करने के बाद उस पर अटेंशन दिया जाता है, पहला। दूसरा, फिर तीसरा परसेप्शन होता है, क्लियरली हम मीनिंग मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले सेंसेशन। बहुत अच्छे पूनम एंड रमनदीप, ठीक है। क्लियरली जो भी सेंसेशन बोल रहा है वो बिल्कुल सही आंसर कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज कॉग्निटिव प्रोसेसेस पैसिव, इनमें से कौन से प्रोसेसेस, जो सारे प्रोसेसेस हैं उनमें से कौन सा आपका पैसिव है, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, सेंसेशन या लर्निंग। अर्जुन ने बी क्यों बोला है, सेंसेशन राइट आंसर है, बी है। अब पैसिव प्रोसेस बताओ, पूनम ने सी बोला। और लोग बताओ क्या है। क्लियरली बिल्कुल सही है पूनम, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है आपने जो सेंसेशन आंसर दिया बिल्कुल सही है। पैसिव क्यों है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको अपने पूरे एफर्ट्स लगाने हों कि हाँ मुझे इस इन्फॉर्मेशन को सेंस करना है, नहीं। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे इन्वायरमेंट में, मेरे माहौल में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, पंखा चल रहा है उसकी आवाज़ है, बाहर से अंकल की आवाज़ है, मोटर चल रही है, फिर उसके बाद भाभी की आवाज़, आंटी की आवाज़, कितने सारे लोग हैं जिनको क्लियरली मैं सामने भी देख पा रही हूँ, मेरी दीवार है, मेरी दीवार पे नोट्स हैं, तो वो भी एक सेंसेशन, आंखों के थ्रू मैं इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प कर रही हूँ, ठीक है। सुन भी रही हूँ, आवाज़ें भी आ रही है, स्किन में गर्मी लग रही है, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें मुझे, ये कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं, मतलब पैसिव है, मैं ना चाहते भी मैं इन इन्फॉर्मेशन को सेंस कर पा रही हूँ, ठीक है। मैं ना भी चाहूँ तो भी मुझे आवाज़ सुनाई देगी, मैं ना भी चाहूँ तो भी मुझे गर्मी ही लगेगी। तो ये नहीं है, आप ये नहीं है कि आप एक्टिवली कोई चीज़ कर रहे हैं, पैसिवली ना चाहते हुए भी वो चीज़ आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये समझ आया क्वेश्चन, क्या कहना चाह रही थी मैं, मतलब मैं थोड़ा सा मैंने मगअप कर दिया, पर मैं आपको समझाना चाह रही थी कि अगर हम नहीं भी चाहते तो भी हम कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेंस कर लेते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं, गर्मी महसूस कर पा रही हूँ, नहीं चाहती ना लगे पर फिर भी कर पा रही हूँ, तो एक पैसिव प्रोसेस है, आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। आप इन्फॉर्मेशन को सेंस कर लेते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, क्लियर है ना। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएटिंग डिफरेंट इवेंट इन द एनवायरनमेंट, इवेल्युएट करना अलग अलग इवेंट को एनवायरनमेंट में, अकॉर्डिंग टू फॉर्म एन ओपिनियन, फॉर फॉर्मिंग ओपिनियन, मतलब किसी भी चीज़ का ओपिनियन फॉर्म करने के लिए आप जब भी अलग अलग इन्वायरमेंट को इवेल्युएट करते हैं तो इसे मेमोराइजिंग बोलते हैं, थिंकिंग बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग बोलते हैं या स्कीमेंटा बोलते हैं। When you try to manipulate the things, जब आप चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं क्लियरली, तो उसे क्या कहते हैं। 152 का बी दिया गया है। यस यस अर्जुन। बहुत अच्छे इमरान एंड अर्जुन, बिल्कुल सही आंसर आप दोनों दिया है। थिंकिंग में हम कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। मैनिपुलेशन होता है, डिफरेंट जो इवेंट है उनको हम एनालाइज करते हैं, समझते हैं, कहीं ना कहीं उनसे हम एक ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्लियरली हमारी थिंकिंग होती है, ठीक है। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है जिन्होंने भी बी आंसर दिया, इमरान एंड अर्जुन एंड पूनम, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एस्थेटिक एंजॉयमेंट वाज
described with one of the following in the field of psychology originated from India। मतलब जो आपका एस्थेटिक एंजॉयमेंट है वो डिस्क्राइब किया जाता है इनमें से किसी एक फील्ड में जो भारत में ही मतलब साइकोलॉजी से ओरिजिनेटेड है, फ्रॉम इंडिया में, भारत से ही। तो भरत, श्री अरबिंदो, रामाकृष्णन परमहंसा और रमन महर्षि। मैंने ये डिस्कस किया, ये मैंने कॉन्सेप्ट जो है मैंने बताया था ज़रूरी है और मैंने डिस्कस भी किया। मैंने अलग से यूट्यूब पे इसकी क्लास ली जो एस्थेटिक एंजॉयमेंट की बात करता है। ये थोड़ी नई चीज़ है, कोई बात नहीं पता तो मैं बताऊंगी आपको। 153 का ये दिया है, बहुत अच्छे इमरान, बिल्कुल सही। भरत जो आपके भरत हैं उन्होंने नाट्य शास्त्र है उसमें उन्होंने जो रसा का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है, जो हम डिफरेंट रसास की बात करते हैं, क्लियरली वो आपके एस्थेटिक एंजॉयमेंट और जो इमोशंस है उन पे फोकस करते हैं। ठीक है, आप एस्थेटिकली कैसे चीज़ों से प्लेजर ड्राइव कर सकते हैं, कैसे आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो भरत है वो नाट्य शास्त्र में क्लियरली रसा का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने दिया है। ठीक है, अच्छा आपने वो क्लास देखी थी में भी, अच्छा आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है इमरान, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट किसी को पता है। ठीक है, तो क्लियरली आपका जो है भरत है, श्री अरबिंदो आपके इंटीग्रल योगा है उनसे रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं कलेक्टिव इनलाइटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, रमन महर्षि और ये जो रामाकृष्ण है इनका क्लियर कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता है। ठीक है, साइकोलॉजी में भरत और श्री अरबिंदो का आपका क्लियरली जो है साइकोलॉजी में। ठीक है, मैं आपको अगर होगा भी तो मैं आपको कल क्लियर बता दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्योंकि ये बहुत आसान है बस आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इन चाइल्ड डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस फ्रॉम प्रीवियस लाइफ एंड यूनिक सॉल्व क्वालिटी ऑफ अ चाइल्ड, मतलब जो चाइल्ड डेवलपमेंट में जो प्रीवियस हमारी पुरानी लाइफ होती है सबका एक जो यूनिक क्वालिटीज होती हैं बच्चों में, ये क्वालिटी नहीं क्वालिटीज है, यूनिक क्वालिटीज होती हैं बच्चों की। The dash are acknowledged as a major contributor to the child character and development। चाइल्ड के डेवलपमेंट और कैरेक्टर में जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन देता है वो कौन क्या होता है, जो प्रमाण, प्रमंथमा, स्वधर्मा या फिर स्वभाव। जो क्लासेस देखेगा ना, मैं आपको एक बार नहीं मैं बार बार बोलूंगी, जो अच्छे से क्लासेस देख रहा है, नोट्स पढ़ रहा है, उसके कोई क्वेश्चन गड़बड़ होंगे। ठीक है, और जो नहीं पढ़ रहा, जो नहीं रिवीजन कर रहा, क्योंकि मैंने आपसे बहुत बार बोला रिवीजन करके आओ क्लास में, रिवीजन करके आओ क्लास में, पर आप रिवीजन नहीं करके आ रहे तो क्वेश्चन गड़बड़ होंगे, बेसिक क्वेश्चन भी गड़बड़ होंगे। पर आप रिवीजन करके आओगे तो अच्छे खासे क्वेश्चन आप लगा लोगे। 154 का सी दिया गया है। ठीक है, और 154 का डी भी दिया गया है, तो देखते हैं क्या सही आंसर है। 145 का जो डी है क्लियरली राइट आंसर है, बहुत अच्छे इमरान, बिल्कुल सही आंसर है। स्वभाव, बच्चे के कैरेक्टर के बारे में या फिर हर बच्चे में एक क्वालिटी होती है। ठीक है, एक यूनिकनेस होती है। अगर आप देखें एक सेम माहौल है, जैसे मैं आपने देखा होगा एक फैमिली है, फैमिली दोनों बच्चों को सेम माहौल देती है, बट बच्चे कहीं ना कहीं यूनिकली उस माहौल में एडजस्ट करते हैं। एक बच्चा जो है उसी माहौल में अलग तरीके का बिहेवियर दिखाता है, एक बच्चा बिल्कुल अलग दिखाता है। तो क्लियरली ये स्वभाव होता है, जो हमारा बिहेवियर है जिसे हम इन्नेट या फिर इंटरनल डिस्पोजिशन कहिए, इन्नेट बोलेंगे, नॉट इंटरनल, इन्नेट क्लियरली जो हमें अंदर होती है, इन्नेट जो होती है। ठीक है, तो सेम एनवायरनमेंट पे भी दो लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं, उनका अलग बिहेवियर होता है। और चाइल्ड का जो कैरेक्टर है, जो डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं उनके स्वभाव पे निर्भर होता है। क्वालिटीज जो होती है बच्चों की, वो कहीं ना कहीं उन्हें उनका स्वभाव ही है जो एक बच्चे को दूसरे से अलग दिखाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लियरली यहाँ पे जो एम्फेसाइज किए गए हैं। इमरान बिल्कुल सही आंसर आपने किया है, बहुत अच्छे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 2 सेकेंड बहुत ज़्यादा मेरे हाथ में स्वेटिंग हो रही है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डाटा दैट इज अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रैंक, जब भी आपका डाटा जो है रैंक में अरेंज किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं।
नहीं, स्वभाव का मतलब इन्वायरमेंट, ये स्वभाव का मतलब है बिहेवियर। मैंने मीनिंग लिखा है ना, इनेट डिस्पोजिशन, जो आपके इनहेरिट जो यूनिक ट्रेड्स होते हैं वो, ठीक है। वो तो मैं एग्जांपल दे रही थी कि एक ही माहौल में अगर 2 बच्चे हैं तो उनका बिहेवियर अलग-अलग हो सकता है। किस वजह से? उनकी डिस्पोजिशन की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से, जो इनेट उनकी जो टेंडेंसीज है उसकी वजह से, ठीक है। हाँ, क्लियरली ऑर्डिनल है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। हम रैंक में डाटा मतलब जब भी स्टडी करते हैं तो ऑर्डिनल लेवल पे होता है। अब एक और चीज़ मुझे बताओ, जो ऑर्डिनल लेवल पे जो हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक का जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी टेक्निक होती है ऑर्डिनल लेवल में? कौन से मेजर का हम इस्तेमाल करते हैं? ये तो बता दिया बड़ी जल्दी, ये तो आसान है। अब ये बताओ कौन सी टेक्निक, कौन सी जो स्टैटिस्टिकल मेजर है उसका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्डिनल लेवल में? क्योंकि मैंने बहुत बार बताया, ठीक है। आज भी बताऊंगी, पर कोशिश करो चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखो, एटलीस्ट पेपर तक तो ध्यान में रखो। ऑर्डिनल लेवल पे कौन सा आपका स्टैटिकल एनालिसिस, या फिर हम ये, चलो बिल्कुल मैं क्लियर बोल देती हूँ, कौन सी मेजर ऑफ टेंडेंसी का इस्तेमाल किया जाता है आपके सेंट्रल जो सेंट्रल टेंडेंसीज है उनमें से कौन से का इस्तेमाल किया जाता है आपका ऑर्डिनल लेवल पे? क्लियरली मीडियन का इस्तेमाल किया जाता है ऑर्डिनल लेवल। जितने भी हमारे जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं क्लियरली यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। हमारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट या फिर क्या कहते हैं, जो हम मीडियन है क्लियरली उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपका इंटरवल लेवल पे आपके सारे पैरामीट्रिक टेस्ट आ जाते हैं। इंटरवल लेवल पे हमारी जितनी भी पैरामीट्रिक डाटा होते हैं, जो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। अगर मैं ऑर्डिनल लेवल की बात करूँ तो, सॉरी, नॉमिनल लेवल की बात करूँ तो मोड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और रेशियो जो है उसमें आपके सारे ही इस्तेमाल होता है। ये जो प्रोमिनेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़, वो मैंने बताई है, ठीक है। आगे क्या है, द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन द न्यूरॉन इज प्रोसेस्ड इन विच पार्ट ऑफ द नर्व सेल। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट की जाती है बाय द डेंड्राइट्स, वो इन्फॉर्मेशन फर्दर आगे कहाँ प्रोसेस की जाती है? सेल बॉडी में, साइनेप्स में, टर्मिनल में, या फिर प्रोसेस सेंटर में प्रोसेस की जाती है? कहाँ प्रोसेस की जाती है बताइए। यस इमरान, मीडियम 156 का आंसर सी दिया है। चलिए और लोग भी बताइए, और लोग भी बताइए 156 का। ए दिया है पूनम ने, ठीक है। साइनअप्स दिया है रमनदीप ने। चलिए देखते हैं। पूनम बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सेल बॉडी, मतलब डेंड्राइट्स के बाद जो इन्फॉर्मेशन है आगे जाके आपकी जो सेल बॉडी है उसमें प्रोसेस की जाती है। फिर सेल बॉडी से डिसाइड किया जाता है कि इस इन्फॉर्मेशन को आगे एक्शन पोटेंशियल के लिए भेजना है कि नहीं भेजना है, ठीक है। तो सेल बॉडी में आपकी होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनेप्स? साइनेप्स का क्या फंक्शन होता है क्लियरली? मैम टू डायरेक्ट कनेक्ट द, थोड़ी जाएगी। क्या? मैम इंफॉर्मेशन डायरेक्ट सेल बॉडी में थोड़ी ना जाएगी मैम, पहले उसे साइनेप्स नहीं में नहीं नहीं रिलीज नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ पे देखो सवाल क्या है। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन न्यूरॉन, न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, ले ली है। डेंड्राइट्स के थ्रू कलेक्ट की जाती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेंड्राइट्स के थ्रू लेते हैं। अब यहाँ पे बोला है द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द न्यूरॉन इज प्रोसेस इन विच पार्ट ऑफ द नर्व सेल, मतलब जो इन्फॉर्मेशन ली गई है वो कहाँ पे आपके प्रोसेस की जा रही है। डेंड्राइट्स के थ्रू लेने के बाद सेल बॉडी में इन्फॉर्मेशन होती है। सेल बॉडी के बाद वो इन्फॉर्मेशन आपके ये डिसाइड की जाती है कि फर्दर आगे एक्शन पोटेंशियल के लिए भेजे ना भेजे। एक्शन पोटेंशियल, जैसे आप देखो, ये हमारा सेल है, ये हमारी डेंड्राइट्स है, ठीक है। ये हमारी डेंड्राइट्स हैं। यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली डेंड्राइट्स के थ्रू, सेल बॉडी में इन्फॉर्मेशन आई, फिर यहाँ पे आके एक्सन हिलक, जहाँ से आके एक्शन पोटेंशियल की शुरुआत होती है, यहाँ पे डिसाइड होता है कि क्लियरली, मतलब सेल बॉडी में डिसाइड होता है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन देनी है कि नहीं। अगर देंगे तो फिर एक्शन पोटेंशियल होगा, नहीं देंगे तो वो नहीं होगा। तो डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट सेल बॉडी में होगा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, डेंड्राइट से लेते हैं फिर सेल बॉडी में जाते हैं। रिसीव डेंड्राइट से ही होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनेप्स? साइनेप्स जो है उनका क्या फंक्शन है? टू कनेक्ट टू द सेल बॉडी, सेल बॉडी से कनेक्ट करना। टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना। अटैच टू द सेल बॉडी, सेल बॉडी से अटैच होना, या फिर एक्साइट करना या इनहिबिट करना टारगेट सेल।
एक्साइट या इनहिबिट करना आपके टारगेट सेल को। वन 157 का डी दिया गया है, ये 157 ही क्वेश्चन है क्या? हाँ 157 का डी दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही दिया है रमनदीप और पूनम ने, बहुत अच्छे पूनम। ठीक है, क्लियरली टू एक्साइट एंड इनहिबिट द टारगेट सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, वैसे तो एक्साइटेशन और जो इनहिबिशन है वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर पे निर्भर होती है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर। अगर ग्लूटामेट है मतलब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो आगे आपका क्या है, डीपोलराइजेशन होगा, मतलब आपका एक्शन पोटेंशियल टेक प्लेस करेगा। ठीक है, और अगर आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे कि आपका गामा अमीनोपिट्रिक एसिड, तो क्लियरली आपका हाइपरपोलराइजेशन होगा, मतलब आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा इन नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, तो जो बेसिक फंक्शन है आपके साइनेप्स का वो एक्साइट और इनहिबिट करने का है, जो किसकी मदद से होता है, क्लियरली न्यूरोट्रांसमीटर पे निर्भर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूरॉन्स हैव इनकमिंग कनेक्शंस विद अदर न्यूरॉन्स व्हिच आल्सो नोन एज, न्यूरॉन्स हैव इनकमिंग कनेक्शन, इनकम, ठीक है, इनकमिंग कनेक्शन विद अदर न्यूरॉन व्हिच ऑफ आर नोन एज, इनकमिंग कनेक्शन से रिलेटेड आपके कौन से न्यूरॉन है, मतलब जब आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जाती है, तो आउटगोइंग, एफेरेंट या इनहिबिटरी। जब इंफॉर्मेशन आती है मेरे दिमाग में, इंफॉर्मेशन जब आ रही है, तो कौन से न्यूरॉन्स मेरे दिमाग तक इंफॉर्मेशन ले जाएंगे। 158 का बी दिया गया है पूनम द्वारा। आगे बताइए, और लोग बताइए। बी ही सब एफरेंट, क्लियरली यहाँ पे जो आंसर है, पवन ने सी दिया है, रवनदीप ने एफरेंट दिया, सेंसरी। ठीक है, मैंने क्लियरली आपको क्लू दिया था। ठीक है, सेंसरी हो जाएंगी। क्यों सेंसरी हो जाएंगी, सेंसरी न्यूरॉन आपकी जो जितने भी एनवायरनमेंट से जो इन्फॉर्मेशन है, सेंस ऑर्गन के थ्रू इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो ब्रेन में जो इनकम, कोई भी जब इनपुट की बात की जाती है कि जब भी इनपुट आ रहा है या इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ब्रेन तक जा रही है, ऑब्वियसली सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रही है, तो वो आपके सेंसरी न्यूरॉन द्वारा जाएगी। और जब आपके ब्रेन से इन्फॉर्मेशन आपके मसल्स और ग्लैंड्स पे जा रही है, तो क्लियरली आपके मोटर न्यूरॉन द्वारा जाएगी, जो कि है आपके एफरेंट न्यूरॉन। तो क्लियरली हमारा जो ए है वो राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। ये फर्दर पीएनएस किन कंपोनेंट्स में डिवाइड है। ओके बोलो, पीएनएस फर्दर किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन 159 का ए दिया जा रहा है पवन द्वारा और पूनम द्वारा, तो देखते हैं क्या ये दोनों सही हैं। ये दोनों बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप दोनों। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है, क्लियरली जो हमारा वॉलेंटरी फंक्शंस को देखता है और इनवॉलेंटरी फंक्शंस को देखता है। आई होप ये जो मैंने दोनों शब्द लिखे हैं इसमें कोई आपत्ति ना हो। ऑटोनॉमिक मतलब आपके जो वॉलेंटरी एक्शन है, जैसे आपके जितने भी स्मूथ मसल्स होते हैं, जैसे आपका हार्ट, आपके लंग्स, ठीक है, उनका जो फंक्शन होता है क्लियरली आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखता है। सोमैटिक आपके जो भी वॉलेंटरी फंक्शन है, जो आप अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, ठीक है, तो ये आपके इच्छा अनुसार नहीं होते, ये ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है, तभी इनवॉलेंटरी होता है। ये आपके इसमें आपके स्ट्राइप्ड मसल्स होते हैं। स्ट्राइप्ड मसल मतलब स्केलेटल मसल, जैसे जो मसल फंक्शन, जो भी मेरे को हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है, वो क्लियरली मेरा सोमैटिक फंक्शन है। ठीक है, इसमें हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो यू शुड नो। तो यहाँ पे आपका सोमैटिक और जो ऑटोनॉमिक है वो क्लियर क्लासिफिकेशन है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, ये आपका राइट आंसर है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन। इन द स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, देयर आर सेपरेट स्ट्रक्चर, अलग स्ट्रक्चर होते हैं। दो अलग कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, इफरेंट, एफरेंट, ऑटोनॉमिक, सोमैटिक, सेंसरी, मोटर या एक्सन एंड डेंड्राइट्स। सोच लीजिए, ध्यान कर लीजिए, तब जवाब दीजिए। 160 का ए दिया गया है बाय रमनदीप एंड
स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और लोग भी ट्राई कर लो, कोई बात नहीं। 160 का ए दिया गया है रमनदीप और पूनम द्वारा। और कोई? और क्या है? अर्जुन ने भी ए दिया है। और कोई? लॉक कर दिया जाए ए आंसर? बताओ मुझे। चलिए देखते हैं। या सब ए ही दे रहे हैं, किसी ने पवन सी कह रहे हैं। चलो ठीक है, कोई तो अलग आया। पवन, बहुत बहुत मतलब गुड, वेरी गुड। और तालियां, क्योंकि आप जीत चुके हैं करोड़पति। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या आंसर है। सेंसरी और मोटर, ठीक है। अब समझते हैं क्या बोला है। स्पाइनल कॉर्ड में हमको क्या करोड़पति बन गए, कब पवन, मिलेगा हमको पैसा? पैसा आपको अभी अभी अकाउंट डिटेल भेजिए, अभी भेज रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेंसरी और मोटर आपके जो न्यूरॉन्स है क्लियरली होते हैं, ठीक है। अगर आपने स्पाइनल कॉर्ड देखा है तो हमारा डोर्सल एरिया होता है। डोर्सल एरिया कहाँ तक होता है? डोर्सल एरिया हमारे यहाँ से, मतलब माथे से जो पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डोर्सल एरिया है। डोर्सल एरिया में हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। फिर हमारा वेंट्रल एरिया होता है, मैंने आप बताया भी है एक बार क्लास में। वेंट्रल एरिया होता है जो सामने की तरफ होता है, जो हमारे पेट की तरफ से जाता है। यहाँ से फॉरहेड से जो ये पेट की तरफ जाता है वो हमारा वेंट्रल एरिया है। वेंट्रल एरिया में क्लियरली हमारे क्या आता है, मोटर न्यूरॉन्स। तो ये दो जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, ठीक है। तो जो ये इफेरेंट और एफेरेंट जो आपने बोला है वो क्लियरली हमारे किसका पार्ट है? ये हमारे आई थिंक किस में डिवाइडेड है? सेंसरी और मोटर तो स्पाइनल कॉर्ड में है, ठीक है। इफेरेंट एंड एफेरेंट आई थिंक किस में डिवाइडेड था? ये सोमैटिक में फर्दर डिवाइडेड था क्या? सोमैटिक में डिवाइडेड है, हाँ। क्योंकि ऑटोनॉमिक में आपका क्या आता है? ऑटोनॉमिक में आपका मेरे हिसाब से सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आता है। सोमैटिक में, हाँ, क्लियरली सोमैटिक में। हाँ, ऑटोनॉमिक में आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक होता है। इफरेंट एफरेंट आपके सोमैटिक में होता है। हाँ पवन, बिल्कुल सही। तो हाँ, ये क्लियरली राइट आंसर आपका क्या होगा? सी आपका सही जवाब है, ठीक है। क्लियर है ये? किसी को कोई परेशानी? अब कुछ पूछना है, कुछ बताना है, बताओ, पूछो। अब क्लास हो गई है, ठीक है। बीच बीच में देखो छोटे छोटे डाउट होते हैं, कुछ नहीं समझ आता है, वो मुझे समझ आता है। पर हर क्वेश्चन के बाद आप सवाल करेंगे और आपके अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी पूरी क्लास को। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूंगी, पर पूरी क्लास थोड़ी इंटरप्ट होगी, ठीक है। तो ये है, आप थोड़ा सा बेसिक्स फिर पढ़ के आए, रिवीजन करके आए, जो आपको चीजें समझ आए। और अगर कोई क्वेश्चन है जैसे नहीं समझ आता तो मैं खुद ही समझा देती हूँ, मुझे पता है कि क्वेश्चन बच्चे समझ पाएंगे। और फिर जो क्वेश्चन नहीं समझ पाते मैं खुद ही बताने लगती हूँ, ठीक है। तो कुछ चीजें क्योंकि बेसिक अगर, और मैं बताती भी हूँ, बट बार बार जो है फिर बच्चे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। बस मेरा और कोई कंसर्न नहीं। बस अदरवाइज डाउट पूछो, डाउट पूछने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई से रिलेटेड डाउट पूछो, मुझे अच्छा लगता है। पूनम ने पूछा या फिर जो भी लोग बीच बीच में पूछते हैं, मैम ये क्या होता है, होता है। पर हर जगह जैसे है ना, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं जो हमें लगता है हमें पढ़ के आनी चाहिए, क्योंकि पूरी क्लास फिर उससे इंटरप्ट होती है, ठीक है। तो मुझे सबके बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। तो आपको अगर मैं डांटूं तो आप उसे ऐसा ना समझे कि मैंने मुझे डांट दिया है। थोड़ी चीज़ें कभी कभी ज़रूरी होती हैं करनी, ठीक है। और मैंने डांटा है तो डांटा ही है, ठीक है। तो ठीक है। तो ये क्लियर है? क्योंकि मुझे लगता है मैं फालतू चीज़ों पे नहीं डांटती, मैं बहुत जेन्युइन कंसर्न्स पे डांटती हूँ, तो इस वजह से, ठीक है। और कभी कभी डांट पड़नी ज़रूरी है। तो ये बताओ, सारी चीज़ें क्लियर हैं?